हेलो एवरीवन। मैं जय जितेंद्र अब आपके लिए लेके आया हूँ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। आप लोग की एग्जामिनेशन भी नज़दीक है और उसको ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाना चाहा और मैं बनाया हूँ। ये जो है थोड़ी सी पीपीटी मुझे तैयार करनी पड़ी है, क्योंकि ये सारे सिलेबस ना आपको एक जगह पे मिलेंगे नहीं। तो मैं भी पढ़ा हुआ हूँ इस सिलेबस को। तो मेरे पास ये सारे नोट्स थे, तो मैं सोचा कि इसे अपलोड कर दूं, ताकि आप लोगों तक ये पहुंच पाए और आप लोग परेशान ना होएं। तो ये जो एक्ट है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। मेरा कर्सर कहाँ चला गया? हाँ, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। जितने भी आपके कल कारखाने हैं, जितने भी कारखाना है, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री हो, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, वो सारे इंडस्ट्रीज हैं। और उसमें जो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, मतलब उसमें जो काम मिला वही तो एम्प्लॉयमेंट है। आपकी एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट होती है, किसी न किसी एग्रीमेंट के तहत होती है। किनके बीच में? तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। तो एम्प्लॉयमेंट जो आपको, जिसको आप जॉब बोलते हो, उसको आप क्या यहाँ पे बोल सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉयमेंट बेसिकली जो आपको जॉब दी गई है, ये काम बेसिकली एक एग्रीमेंट है आपके। मान लो आप एम्प्लॉय हो, आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच, मतलब जो आपको काम दे रहा है उसके बीच और आपके बीच जो एग्रीमेंट बनती है, जिसके तहत आपको कुछ रुपए मिलते हैं काम करने के, वही तो एम्प्लॉयमेंट है। तो जब ये एक्ट लाई गई 1946 में, तो उसके तहत जो है कुछ ऐसे कानून, मतलब जो कुछ ऐसे सर्टेन पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट किए गए। किनके द्वारा? बाय द एम्प्लॉयर्स। मीन्स देयर वेयर सर्टेन पॉइंट्स विच इज बीइंग मेंशन्ड बाय द एम्प्लॉयर्स, दैट इज इस लॉ के तहत में उनके द्वारा कुछ पॉइंट लाए गए। जैसे कि वो जो द वर्क विल अकर एट एम्प्लॉयर्स डेजिग्नेटेड वर्क प्लेस, मतलब जो वर्क है, जो काम है, जो भी वो काम करवाना चाहते हैं आपके एम्प्लॉयर, वो कहीं भी आपसे करवा सकते हैं, चाहे उनका जहां मन हो। जैसे कि अभी आप जानते ही होंगे कि पैन इंडिया करके आता है कि आपका जॉब जो है पैन इंडिया में होगा, मतलब इंडिया में वो कहीं भी आपसे जॉब करवा सकता है, वो कहीं भी आपको पोस्टिंग भेज सकता है। एक ये हो गया। द वर्क इज डिजाइन टू accomplish द एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड मिशन। किसी भी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कुछ ना कुछ गोल होता है, कुछ ना कुछ मिशन होता है कि इसके तहत मुझे इतने इतने काम करने हैं, उसके तहत मुझे इतने प्रॉफिट चाहिए मार्केट से। फिर उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो भी चाहिए होता है ऑर्गेनाइजेशन से। तो वर्क इज डेजिंग, आप ऐसा करोगे कि उनका भी जो भी सर्टेन गोल्स हैं, उस गोल को आप क्या करोगे? अचीव करोगे। तो अगर आप रिटर्न में तो कुछ चाहोगे ना कि मैं आपका इतना इतना काम किया तो मुझे क्या दोगे आप रिटर्न में? तो इन रिटर्न द एम्प्लॉय रिसीव्स कंपनसेशन। उसके तहत आपको क्या दिया जाएगा? कंपनसेशन दिया जाएगा। मान लीजिए आप क्या करते हैं, इंसेंटिव वगैरह देते हैं, रूम रेंट, जैसे कहीं पे होटल वगैरह में रुके तो उसके लिए फूडिंग लॉजिंग वगैरह के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, या पेट्रोल वगैरह के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं। तो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर के द्वारा कंपनसेशन पाता है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट जो वो लोग हाईलाइट किए हैं, उनके तहत ये कहना है कि एन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट फॉर एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय कैन बी। अब ये बात बताइए कि ये जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होगा, मतलब ये एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, इसका जो एग्रीमेंट होगा एक इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए, वो हो सकता है वर्बल, जो कि मौखिक हो सकता है, रिटेन हो सकता है। बेसिकली अभी सभी जगह रिटेन इन डॉक्यूमेंट फॉर्म में ही होता है, चाहे वो मेल हो चाहे लेटर हो। कुछ लेटर हेड कहते हैं उसको। तो लेटर हेड पे आपसे साइन करवाई जाती है कि आप मेरे अनुसार से आप कहीं भी काम करना चाह रहे हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं है काम करने में, और आप मेरे साथ काम कीजिए। तो आप ये जब आप साइन करते हो तो उनके अनुसार से आप मान लेते हो ये सारे पॉइंट्स को कि मैं ऐसा ही करूंगा। ये एक्चुअल में बेसिक पॉइंट्स हैं, जो आप कहीं पे भी जॉब करने चले जाओ, वहां पे आपको ये बेसिक पॉइंट्स आपको नजर आ जाएंगे। अंडर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 क्या क्या चीज है? तो एन इंडस्ट्रियल वर्कर जो एक्ट लाया गया, पहले तो ऐसा था सिचुएशन, कहीं पे भी काम करा सकता था, चाहता तो वो इंडिया में कभी यहाँ भेज देगा, कभी वहां भेज देगा। आपके नियम कानून आपको कुछ नहीं मालूम है, उसके रूल रेगुलेशन राइट्स, आपके राइट्स क्या हैं वो आपको कुछ मालूम नहीं होता था।
तो ये जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 लाया गया, उसके बाद से आप जो एम्प्लॉय अगर जो हो, तो आप एम्प्लॉय होने के कारण आपको क्या-क्या प्रॉफिट होने वाला है, वो चीज़ आप देखिए। तो जो उस समय में जो वर्कर रहे होंगे, उन इंडस्ट्रियल वर्कर, उसको देखिए क्या-क्या फ़ायदे हो गए हैं 1946 रूल आने से। An industrial worker has the right to know the terms and condition under which he is employed and the rule and regulation that he has to follow. ये एक्ट आने के बाद उन जो वर्कर थे, उनको उनके पास एक राइट मतलब अधिकार हो गया कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कंपनी की, किसके तहत वो काम कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि अभी मान लीजिए आप कोई नई कंपनी ज्वाइन किया, आपको कंपनी छोड़ना है, तो रहता है नोटिस पीरियड आपको सर्व करना है। मान लीजिए नोटिस पीरियड 6 महीना का है, तो आपको 6 महीना सर्व करना पड़ेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन उस समय में मालूम नहीं होता था। जब कोई वर्कर काम छोड़ना चाहता था, तो बोल देता था कि देखो, तुमको ये ऐसा करना होगा, तुमने तो साइन किया है। अभी क्या है ना कि नोटिस पीरियड सर्व करने पे क्या होता है कि मान लीजिए सेल्स वगैरह में क्या है कि आपको नोटिस पीरियड तो नहीं रहते हैं उनके 6 मंथ, ऐसा नहीं रहता है कि 6 महीना काम करना ही पड़ेगा। मान लीजिए मिनिमम 1 मंथ का पीरियड, 2 मंथ का पीरियड रखा वो लोग कि 2 मंथ्स में आपको इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, लगभग लगभग। तो क्या करते हैं कि 1 मंथ में पहले बता देते हैं, और 1 मंथ का जो बेसिक पे है उसका हाफ कट के चला जाता है। जो बेसिक पे है 1 महीना का, वो खत्म हो जाता है, तो आपको हाफ सैलरी दे के आपको बोल दिया जाता है कि आप जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़ सकते हैं। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन भी उन लोगों को मालूम हो गई थी कि क्या रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करना है, नहीं करना है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, इसकी बात करें, तो ये एक्ट पास हुआ था 90, दिस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1946 होगा, यहाँ 1996 लिखा गया है, 1946 होगा। Before this act, there were no laws to prevent the employers from having different contracts of employment with workmen that leads to confusion and discrimination. इस लॉ के पहले, जब ये लॉ नहीं आया था, उस लॉ से पहले ऐसा था कि आपसे कहीं पे भी कोई भी काम करवा लेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपसे चुना पत्थर का काम कराया, मतलब लाइन खुदवाने वाला काम करवा लिया, यहाँ से उठाया, आपको कोयले फैक्ट्री में लेके चला गया। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो आपको एम्प्लॉयमेंट बनाए, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट दिया है आपको, जो जिनके आप एम्प्लॉय हो, जो आपका एम्प्लॉयर है, जहाँ चाहे आपसे काम करवा सकता है, जब मर्जी यहाँ से वहाँ आपको कर सकता है। ये पहले था। लेकिन जब से ये कानून आया, तो उस कानून में ये सारा सख्त दिया गया कि आप उससे जोर जबरदस्ती कहीं पे काम नहीं करवा सकते हैं। जिसके वजह से उसके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन जो हुई है, या कंफ्यूजन जो होता था कि यहाँ काम करो वहाँ काम करो, वो सारे मिट गए इस कानून के आने के बाद। तो और ये बोल सकते हैं, बिफोर दिस एक्ट अनफेयर लेबर प्रैक्टिस वेयर क्वाइट फ्रीक्वेंट, द इंडस्ट्रियल वर्कर हैज नो राइट टू नो द टर्म्स एंड कंडीशन। इस लॉ के पहले उसके साथ बहुत सारे अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होते थे। जो देख फिल्म वगैरह में देखते होंगे कि केजीएफ वगैरह में भी आप देखे होंगे कि काम कर रहा है, उस पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। एक काम करो, काम करो, चाहे तुमको मरना है, जीना है, मर रहे हो, जी रहे हो, उसको मतलब नहीं है, आप काम करते रहो। अभी तो ऐसा आपको प्राइवेट वगैरह जॉब में बेसिकली यही होता है कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कितना आप उनके लिए काम कर रहे हो, वो नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या कि आप उनके लिए कर क्या नहीं रहे हो, ये दिखेगा। ये नहीं दिखेगा कि आप उनके लिए काम क्या कर रहे हो, वो दिखेगा कि आप क्या नहीं कर रहे हो उनके लिए। क्योंकि वो लोग भी एक प्रकार के शोषण ही हैं। तो आप बेसिकली जहाँ भी जाइए, ये सारे एक्ट को पढ़ के जाइए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कोई भी पेपर पे आप साइन करते हैं, तो सारा चीज़ जॉब में देखिए कि एक्चुअल में ये पेपर में क्या लिखा हुआ है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कहाँ मुझे दिक्कत हो सकती है। द आइटम्स विच हैव टू कवर्ड बाय द स्टैंडिंग लॉज, यहाँ पे जो है, द आइटम्स विच हैव टू बी कवर्ड बाय द स्टैंडिंग ऑर्डर्स, इस ऑर्डर के द्वारा कौन कौन आइटम कवर होंगे, देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन, एक अभी आप सुने होंगे ऑन रोल पे काम दिया जाता है, ऑफ रोल पे काम दिया जाता है। तो वही चीज़ है कि ये ऑर्डर आने के बाद कौन कौन से जो ये आपके आइटम्स हैं कवर होते हैं, कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन, वेदर वो जो आदमी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया कि परमानेंट है कि टेम्परेरी है, ऑन रोल पे रखें हैं कि ऑफ रोल पे रखें। ऑन रोल कहने का अर्थ होता है कि आप उसको जब मन तब भगा नहीं सकते हैं, या तो उनसे आप फोर्स रेजिग्नेशन ले लो गलत काम पे, या खुद वो रिजाइन करके जा रहा है, तभी आप उसको भगा सकते हैं। ऑफ रोल में क्या होता है, जब मर्जी तब आपको पिछवाड़ा पे लात मारा, भगा दिया, यही होता है जो है ऑफ रोल में। तो दिक्कत तो दोनों जगह है, ऑन रोल में भी जाओगे तो भी दिक्कत है,
तो दिक्कत को दूर करने के लिए सिंपल सी बात है कि आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कीजिए, गवर्नमेंट एग्जाम निकालिए, उसमें थोड़ी सी कम दिक्कत है इससे। इतने रूल्स एंड रेगुलेशन होने के बावजूद भी आपके पास कोर्ट होते हैं हर जगह पे डिसीजन लेने के लिए। अप्रेंटिसेस, ये क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन के तहत ऑफ रोल है, ऑन रोल है, या अप्रेंटिस है, नहीं बोलते हैं अप्रेंटिस है 2 साल के लिए काम सीखने के लिए, या प्रोबेशनर है, जैसे 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होता है जिसके अंतर्गत आपका जो है सैलरी वगैरह थोड़ा कम दिया जाता है। जैसे 5 लाख का पैकेज होगा तो 4.5 दिया जाएगा प्रोबेशनर को, मतलब काम जो सीखते हैं एक्चुअल में उनको, तो उनका क्लासिफिकेशन हो गया इस एक्ट के तहत। फिर उसके बाद वर्किंग आवर 8 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करवा सकते हैं। हॉलीडेज आपको नेशनल हॉलीडेज, प्रिविलेज वगैरह वो सारा चीज़ देखना पड़ेगा क्या है नहीं है, लीव वगैरह सारा चीज़, वो हॉलीडेज वगैरह के बारे में उनको पता था। पे डेज, वेज रेट, पे डेज मतलब होता है जैसे मान लीजिए आप छुट्टी पे लेके गए हैं, तो उसमें किस किस दिन ऐसा है कि आपको पे किया जाएगा। 4 दिन आप छुट्टी लेके गए, आप चारों दिन जो है नहीं आए, मान लीजिए 5वां दिन भी नहीं आए, कभी कभार क्या होता है कि 5वां दिन का काट लेता है, तो उस तरीके से पे डेज के बारे में भी आपको पता चल जाएगा इस रूल एंड रेगुलेशन से। और किस रेट पे आपको काम कराया जा रहा है, जैसे अभी मान लीजिए मनरेगा का वर्कर है, उसको जो है 281 रुपये मान लीजिए देता है, तो अभी तो ऐसा है नहीं, अभी कोई भी आप काम करवाओ तो 350 रुपये 400 रुपये तो कोई भी दिहाड़ी मजदूरी लेते हैं। लेकिन वो जो रेट है वो उन लोगों को मालूम चल गया इस एक्ट के तहत से। और इस एक्ट के तहत से उनको ये भी बताया जाना अनिवार्य हो गया एम्प्लॉयर के द्वारा कि आप कौन से शिफ्ट में उसे काम करवा रहे हैं, डे वाला शिफ्टिंग है, नाइट वाला शिफ्टिंग है, क्या है। अटेंडेंस और लेट कमिंग के बारे में उनको बताना, अभी जैसे पंच आउट पंच इन वगैरह रहता है कि इतना से इतना टाइम के बीच में आपको अटेंडेंस लगाना है, या लेट कमिंग है तो आपको क्या फाइन वगैरह होगा, या आप अपना रेगुलराइज करा सकते हैं कि नहीं, वो सारा चीज़ है अटेंडेंस एंड लेट कमिंग में। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए आप ऐसा कुछ गलती उल्टी कर दिए तो आपका टर्मिनेशन होगा कि नहीं होगा, वो सारे चीज़ों को इस एक्ट के तहत लाया गया। और सस्पेंशन और डिसमिसल फॉर मिसकंडक्ट, ये सस्पेंशन और डिसमिसल फॉर मिसकंडक्ट, मान लीजिए कुछ ऐसा बिहेवियर आप कर दिए, कुछ जो गलत कर दिए, तो आपका सस्पेंशन या डिसमिसल हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या वीडियो लाते हैं, जो भी वीडियो आएगा इसी का सीक्वेंस आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।